नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस की सीरीज जो चालू की है मैंने, आज उसका 5वां सेट लेकर आया हूँ। 35 में 35 कैसे लाने हैं आपको, उसकी तैयारी आपको लगातार करवाई जा रही है और आप सभी उसको बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी कर रहे हैं। तो ये शानदार सीरीज आपके लिए ही है। आप अच्छे से तैयारी करिए और एक-एक प्रश्न को समझिए और उसे पूरा करिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सारे नए प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। ऐसे प्रश्न आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहां पर जाकर आप हमारे चैनल से कोई भी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, या फिर लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ यूपी जीके और कंप्यूटर के पीडीएफ्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। भाग एक में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर ज्ञान के 15 प्रश्न। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रिंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो कथन निष्कर्ष आधारित ये आपका प्रश्न है, जैसे आजकल आयोग पूछ रहा है। दो बिंदु दिए गए हैं कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो छपाई के लिए टोनर और लेजर बीम का उपयोग करता है। दूसरा बिंदु है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो छपाई के लिए स्याही की बूंदों का छिड़काव करता है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। लेजर प्रिंटर बहुत तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो फोटो कॉपियर की तरह टोनर कार्टिज का उपयोग करते हैं। कथन दो गलत है, क्योंकि डार्ट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है तो है, इसमें पिन रिबन पर प्रहार करते हैं, लेकिन यह स्याही का छिड़काव नहीं करता है। स्याही की बूंदों का छिड़काव इंकजेट प्रिंटर करता है। ये डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IPv4 पतों को उनकी रेंज के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ए बी सी डी ई। क्लास सी आईपी एड्रेस का उपयोग बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें होस्ट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। केवल एक सही है, ठीक है। IPv4 आर्किटेक्चर में आईपी एड्रेस को ए से ई तक 5 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। ए बी सी व्यावसायिक उपयोग के लिए है। कथन दो गलत हैं। क्यों गलत है? क्लास सी एड्रेस का उपयोग छोटे नेटवर्क जैसे होम या छोटे ऑफिस के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल 254 होस्ट बन सकते हैं। बड़े नेटवर्क के लिए क्लास ए का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल वित्तीय उपकरणों के संदर्भ में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को भारत में किसके द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ही भारत में रुपे कार्ड और भीम ऐप का संचालन भी करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की बैंकिंग प्रणाली का विनियामक है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा में उस हमले को क्या कहा जाता है जिसमें हैकर एक साथ कई संक्रमित कंप्यूटरों का उपयोग करके किसी सर्वर पर इतनी अधिक ट्रैफिक भेजता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डीडॉस हमले का मुख्य उद्देश्य लक्षित सर्वर को नकली ट्रैफिक से इतना भर देना होता है कि वह सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाए। फिशिंग में धोखा देकर पासवर्ड चुराया जाता है। एमआईटीएम में दो पक्षों के बीच हो रही बातचीत को बीच में चुपके से सुना या बदला जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित तकनीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। बिंदु एक है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उप समुच्चय है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। बिग डेटा को मुख्य रूप से 3V वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी के सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका दोनों सही है, ठीक है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उप समुच्चय है यानी कि सबसेट है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। बिग डेटा का मुख्य रूप से 3V वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी के सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। दुनिया का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक था क्या? इंटरनेट का पहला सर्च इंजन आर्ची है क्या? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है और ये तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है। डब्ल्यू के जो डब्ल्यू है, ये इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं, जिन्होंने 1989 में सर्न में इसका आविष्कार किया था। मोजेक को 1993 में रिलीज किया गया था, जो वेब को लोकप्रिय बनाने वाला पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। आर्ची को 1990 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल+T। कंट्रोल+T एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट, जहां पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी जगह रहती है और बाकी लाइनें आगे खिसक जाती हैं, बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल+M पूरे पैराग्राफ को बाईं ओर से इंडेंट करने के लिए है। कंट्रोल+H फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कंट्रोल+I टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, विशाल और जटिल डेटा सेट को तुरंत सारांशित यानी कि समराइज करना और उसका विश्लेषण करना और तुलना करने के लिए होता है। पिवट टेबल एमएस एक्सेल का एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है। यह उपयोगकर्ता को बिना किसी फार्मूले का उपयोग किए हजारों पंक्तियों के डेटा को कुछ ही सेकंड में ग्रुप करने, योग निकालने और रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। यह विकल्प एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के विकास के चरणों के संदर्भ में वेब 3.0 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है, क्या ये सही है? यह एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है, क्या ये सही है? तो सही है आपके ये दोनों। ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। वेब पॉइंट वन जो है, वेब 1.0 केवल रीड ओनली वेब पर स्टैटिक वेबसाइटें होती थी, जिस पर आप जाके देख सकते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 रीड एंड राइट वेब है, जिसमें सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्स है, इंस्टाग्राम है और उपयोगकर्ता जनित सामग्री का जन्म दिया। वेब 3.0 यह इंटरनेट का भविष्य है, जो एआई, ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसमें किसी एक कंपनी का इंटरनेट पर एकाधिकार नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों के संबंध में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और पेसमेकर जैसे अत्यंत संवेदनशील उपकरणों में किस प्रकार के ओएस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है जहां समय की सीमा बहुत सख्त होती है और विलंब बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। हवाई यातायात नियंत्रण, मिसाइल प्रक्षेपण और चिकित्सा उपकरणों जैसे पेसमेकर में मिलीसेकंड की देरी से भी घातक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वहां आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि तकनीकी विकास के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मूल अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, दैनिक जीवन की भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क जो सेंसर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है। आईओटी का मतलब है हर उस चीज को इंटरनेट से जोड़ना जिसे जोड़ा जा सकता है। इसमें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, पहनने योग्य उपकरण, स्मार्ट एसी आदि शामिल हैं। ये डिवाइस सेंसर के माध्यम से डेटा इकट्ठा करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से संवाद करते हैं। सीसीटीवी हो गया, पंखे भी आ गए हैं, अब वॉशिंग मशीन भी आ गई हैं। ठीक है। तो ये सारी आईओटी में आएंगी। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल और टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स कर्नेल पर आधारित है, जबकि आईओएस निलिक्स कर्नेल पर आधारित है। ये बिल्कुल तरह से गलत है, ये उल्टा है। ठीक है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है।
और ये एंड्रॉयड लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। ठीक है। एप्पल का iOS एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। एंड्रॉयड में ऐप्स मुख्य रूप से .apk या .aab एक्सटेंशन में इंस्टॉल किए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है। एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डार्विन पर आधारित है, जो कि यूनिक्स का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचार के संदर्भ में बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। बीसीसी फील्ड में रखे गए प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपे रहते हैं। ब्लाइंड जहां पर आ गया, मान लीजिए छिपा रहेगा। ठीक है। ईमेल दो तरीके से भेजी जाती है, एक तो सीसी कार्बन कॉपी में, दूसरा होता है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। जब ईमेल में सीसी का प्रयोग करते हैं तब तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि सभी को पता चले कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। जब एक ऑफिस में किसी को मेल भेजे जाते हैं तो ऐसा सीसी का प्रयोग किया जाता है ताकि सबको पता चल जाए कि ये ईमेल किस किस को पास भेजा गया है। बीसीसी का उपयोग तब किया जाता है जब आप गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं। बीसीसी में शामिल लोगों के ईमेल एड्रेस टू और सीसीसी वालों को दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रोम रीड ओनली मेमोरी पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर अपने डेटा को मिटा देती है? तो सही उत्तर है आपका ईपी रोम। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके चिप पर एक छोटी सी पारदर्शी खिड़की होती है। जब इसे शक्तिशाली पराबैंगनी प्रकाश यूवी रेज के संपर्क में लाया जाता है तो इसका डेटा मिट जाता है। ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसे मिटाने के लिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव। पीरोम यह केवल एक बार प्रोग्राम की जा सकती है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इनपुट उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ओएमआर यानी कि ऑप्टिक मार्क रिकॉग्निशन, बहुकल्पीय उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, क्या सही है? बिल्कुल सही है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकों में चेक को तेजी से प्रोसेस करता है, ये भी सही है। OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को टेक्स्ट या डिजिटल टेक्स्ट में बदलना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन से सही है? तीनों सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने यूपीजीके की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और बिल्कुल सारे आपको नए प्रश्न देखने को मिले होंगे। इससे पहले आपको इस तरीके के प्रश्न शायद ही कहीं देखने को मिले हों। काफ़ी मेहनत लगती है इनको तैयार करने में, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए और एक एक प्रश्न को समझिए। यूपीजीके की अगर बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के सारनाथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ स्थित धम्मेक स्तूप ईंटों से बना एक विशाल स्तूप है जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, क्या ये कथन सत्य है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ में ही स्थापित किया गया था, क्या ये सत्य है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ये दोनों सत्य हैं। ठीक है। सारनाथ यानी कि वाराणसी में धम्मेक स्तूप स्थित है। ये बिना किसी आधार के सीधे समतल धरातल पर ईंटों और पत्थरों से बना है। इसे गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया था। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में ही है, जिसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख अधिवेशनों और उनके अध्यक्षों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 1936 अधिवेशन लखनऊ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष नहीं थे। बाकी तीनों आपके सही सुमेलित हैं। 1905 में जो अधिवेशन वाराणसी में हुआ था उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। 1916 में अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने थे। और 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में ये दोबारा चुने गए थे, लेकिन गांधी जी को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अन्य सभी अधिवेशन और उनके अध्यक्ष बिल्कुल सही सुमेलित हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट यानी कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन वास्तुकला की
प्रसिद्ध सरकी शैली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है जहां प्रसिद्ध अटाला मस्जिद स्थित है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे, कई बार मैंने आपको यह प्रश्न कराया है। ऑप्शन ए जौनपुर। सरकी वास्तुकला का विकास सरकी राजवंश के दौरान मुख्य रूप से जौनपुर में हुआ था। जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। यहाँ की अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद इस शैली की उत्कृष्ट इमारतें हैं। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खादर मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के पानी से दूर ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, यह आपसे पूछा गया है और ये दोनों सही है। एक और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कथन एक सही है क्योंकि खादर बाढ़ वाले मैदानों की मिट्टी है। यहाँ नदियां हर साल नई मिट्टी लाती हैं जिससे यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त और उपजाऊ होती है। कथन 2 सही है क्योंकि बांगर उस क्षेत्र की मिट्टी है जहां सामान्यतः नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेलों का कौन सा युग्म सही है? गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, सैयद सालार उर्स मेला बहराइच, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, तीनों सही सुमेलित है। जो दूसरा है आपका सैयद सालार उर्स मेला, इस पर अभी योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी है। बहराइच में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह पर यह लगता था जिस पर रोक लग गई है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है? तो सही उत्तर है आपका सी, मिर्जापुर और सोनभद्र। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में खरवार तथा कुछ अन्य जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने और अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातीय इलाकों में भी बहुत लोकप्रिय है। आपका प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों और उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और जो सही है आपका वो ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, तो इन जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था, ना कि प्रयागराज में। उनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज में सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा की एक कर्म भूमि है प्रयागराज। ठीक है, अन्य सभी युग्म जो प्रेमचंद वाराणसी के पास लमही में, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में और हरिवंश राय प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.15% है। राज्य में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है, जबकि सबसे कम भदोई संत रविदास नगर है। सही उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। वनावरण और वृक्षावरण मिला लिया जाए तो यूपी में कुल 9.23% हो जाता है। सोनभद्र जिले में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से सर्वाधिक वन है। सबसे कम वन आवरण भदोई में है, केवल 3.12 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही, दोनों कथन आपके सही हैं। लाख बहुसी कन्नौज में स्थित है और यह लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी अभ्यारण्य यह बिहार में नहीं बल्कि यूपी के एटा जिले में है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हाल ही में ये पेपर में फिर से पूछा गया था। राज्य का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, लगभग इसका क्षेत्रफल है 1.11 वर्ग किलोमीटर और ये यूपी की 11वीं रामसर साइट है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में खनिज और उनके
प्राप्ति स्थलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यूरेनियम झांसी में नहीं बल्कि ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है गुरुमा कनाच मिर्जापुर में, तांबा सोनराई क्षेत्र ललितपुर में, संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं, क्या यह सही है? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण सर्वप्रथम शाहजहां द्वारा शुरू कराया गया था। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है पहला? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है, ट्यूबवेल्स हैं। लगभग 74% सिंचाई नलकूपों से की जाती है, नहरों का स्थान इसके बाद में आता है। पूर्वी यमुना नहर यूपी की सबसे पुरानी नहर है। निर्माण 1830 में अंग्रेजों ने पूरा कराया, लेकिन शुरुआत शाहजहां के काल में हुई थी। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और उनके केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हिंडाल्को एल्यूमिनियम, रेणुकूट सोनभद्र बिल्कुल सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीएलडब्ल्यू वाराणसी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आईटीआई रायबरेली और नैनी प्रयागराज, तो ये आपके तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। सोनभद्र के रेणुकूट में बॉक्साइट की उपलब्धता के कारण हिंडाल्को का एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित है। वाराणसी के मढ़ुआ डी में रेलवे के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। आईटीआई के प्रमुख कारखाने रायबरेली, नैनी और मनकापुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत लागू है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% यानी कि 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही है। आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। संविधान के 73वें संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं और वे कौन से हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ताजमहल और आगरा का किला दोनों को 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी इसे 1986 में शामिल किया गया। सारनाथ का स्तूप अभी अस्थायी सूची में है, फाइनल सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि हवाई परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित और निर्माणाधीन हैं मिलाकर आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य है। पहला है एक चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, कुशीनगर एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या और 5वां है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो निर्माणाधीन है लेकिन इसकी शुरुआत अभी कर दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उद्घाटन इसका हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शिल्प और उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, गाजीपुर इत्र। ठीक है, ये असत्य है। गाजीपुर इत्र के लिए नहीं, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर अपने जूट बाल हैंगिंग शिल्प के लिए ओडीओपी है। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक के लिए, बागपत होम फर्निशिंग के लिए फर्निशिंग और बांदा है सजर पत्थर शिल्प के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के निवास स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से ललितपुर जिले में निवास करती है, क्या ये सही है? बैगा और अगरिया जनजातियां मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। तो आपके ये दोनों कथन सही हैं। कथन एक सही है क्योंकि सहरिया जनजाति बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में बहुतायत में पाई जाती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला जिला है, ये याद रखिएगा। यहाँ बैगा, अगरिया, पहरिया, भुइया आदि जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नदियों के उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील गोमत ताल से होता है, बिल्कुल सही है। गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम हिमालय या पठार से ना होकर एक मैदानी भाग से
होता है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो आपके दोनों कथन सही हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। गाजीपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग कला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लकड़ी पर नक्काशी। सहारनपुर जिला लकड़ी पर नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा और बर्तनों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार मुख्य आर्थिक सहायता क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गरीबी और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा 1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो 1 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें 1 लाख रुपए का विवरण इस प्रकार है। 60,000 रुपए सीधे बैंक के खाते में जाते हैं जो कन्या का होता है। 25,000 रुपए के विवाह के उपहार सामग्री के लिए होते हैं और 15,000 रुपए आयोजन, टेंट, भोजन आदि के लिए दिए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज के ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे, जिसमें आपके 15 कंप्यूटर के थे और 20 आपके यूपी के थे। ये सीरीज मैंने विशेष तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो यूपी के और कंप्यूटर में थोड़ा कमजोर हैं और इसमें एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो लगातार मैं आपको ऐसे प्रश्न करवा रहा हूं और तकरीबन मैं आपको टोटल 1000 से लेकर 1500 तक प्रश्न इस सीरीज में करवाने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो निरंतर तैयारी करने के लिए आपको निरंतर पढ़ना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। उनके लिए जो इनके लिए लेखपाल या लोअर पीसीएस का फॉर्म नहीं भरेंगे और वो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, सिर्फ यूपी के और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल अलग से कोर्स है। वहाँ पर जाके आप सारी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। जो लेखपाल का सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं या जो लोअर पीसीएस की सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं, उनके लिए भी स्पेशल पीडीएफ्स बिल्कुल तैयार हैं, आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप मैसेज करिए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।